हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो ये आपका डे 2 है और हम कवर कर रहे हैं 15 डेज क्रैश कोर्स को। तो आज का क्लास बेसिकली आपकी यूनिट 1 पे ही बेस्ड है, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो मैंने पिछली क्लास में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के काफ़ी क्वेश्चंस कराए थे और प्लस हमने आधा यूनिट कवर कर लिया था। अब डे 2 में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। तो डे 1 का रिस्पॉन्स आपका बहुत अच्छा था, बहुत सारे लाइक्स दिए आपने, बहुत सारे व्यूज़ आए। आई होप डे 2 में भी आपको उतनी ही अच्छी लगेगी क्लास और आप ऐसे ही लाइक्स एंड कमेंट्स देते रहेंगे। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो अपने कमेंट्स लीव करना, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 2। तो देखिए, टॉपिक जो मैं नेक्स्ट करने वाली हूँ वो है आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग जो है, तो इसमें आपको बस ये फोकस करना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक टाइप ऑफ टीचिंग दिया होगा, एक मेथड दिया होगा और उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करने को पूछा जा सकता है कि ये मेथड किस टाइप ऑफ टीचिंग में आती है, ऑनलाइन आती है या ऑफलाइन आती है। तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। बेसिक जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग में, वो आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे वो आपके आएंगे स्वयं से, स्वयं प्रभा से, एंड उसके अलावा आपका आएगा मूक। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको वो आपको ध्यान रखना है। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग में आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ऑनलाइन टीचिंग क्या होती है, ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग क्या होती है। उसके बाद क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक से। मूक से अगेन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। मेन जो एरिया है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है वो आपका स्वयं है और स्वयं प्रभा है। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ऑनलाइन क्लास अगर हम बात करें ऑनलाइन की, तो टीचर एंड लर्नर आर सेपरेटेड बाय टाइम एंड स्पेस, वर्चुअल टीचिंग और ऑनलाइन ट्यूटोरिंग और ई लर्निंग। अब यहाँ पे मैंने ये पॉइंट यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया है, इसका रीज़न ये है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई जगह कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए वर्चुअल टीचिंग, तो वर्चुअल टीचिंग जो है आपकी वो ऑनलाइन टीचिंग का ही एक और नेम है, या आपसे ऑनलाइन ट्यूटोरिंग बोल दिया जाए क्वेश्चन में, या ई लर्निंग की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सारा ही ये जो नेम्स हैं ये ऑनलाइन टीचिंग के ही नेम्स हैं। इसी तरह ऑफलाइन टीचिंग में ट्रेडिशनल क्लास पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं वो क्वेश्चन में, ब्रिक्स एंड मोटर क्लास बोल सकते हैं, बैक टू बेसिक्स बोल सकते हैं। इस तरीके के जो टर्म्स होते हैं जो ऑफलाइन कोचिंग के लिए या ऑफलाइन टीचिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ऑफलाइन टीचिंग के प्लेस पे यूज़ किया जा सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जितने भी नेम्स हैं वो आप याद करके रखिए। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि दोनों ही मेथड ऑफ टीचिंग में क्या डिफरेंस हो सकता है, मतलब किस मेथड को हम ऑनलाइन बोलेंगे और किस मेथड को ऑफलाइन बोलेंगे। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो अगर आपको याद रहेंगी तो आप इजीली किसी भी मेथड को आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये कौन सा मेथड है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो पहला जो आपको ध्यान रखना है वो है लोकेशन। ठीक है, जब भी आपसे बोला जाए एक पर्टिकुलर मेथड आपको दिया हो, उसके बाद आपको ये देखना है कि वो उसमें लोकेशन कौन सी है, क्या वो फिजिकल लोकेशन पे प्रेजेंट है या जो उसकी लोकेशन है वो दूर दूर है। ओके, अगर वो लोकेशन दूर होगी, दे आर सेपरेटेड विद द डिस्टेंस, तो उसका आपका होगा वो ऑनलाइन। अगर वो लोकेशन सेम फिजिकल लोकेशन में प्रेजेंट होकर पढ़ाई हो रही है तो वो आपका ऑफलाइन होगा। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी जो पर्सन है उसको प्रोवाइड की जा रही है टीचिंग मेथड में। मतलब मान लीजिए कि जो स्टूडेंट है वो जब चाहे तब वो स्टडी कर सकता है, तो इस तरीके की टीचिंग आपकी ऑनलाइन टीचिंग होगी। अगर उस स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल या टाइम टेबल फॉलो करना पड़ रहा है तो वो आपकी ऑफलाइन टीचिंग मेथड होगा। ओके, क्योंकि हमें पता है कि ऑफलाइन टीचिंग मेथड कहाँ हो सकता है, जहाँ पे एक टीचर फिजिकली प्रेजेंट हो और एक स्टूडेंट फिजिकली प्रेजेंट हो, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम की ज़रूरत होगी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी उसमें, और प्लस एक पर्टिकुलर लोकेशन की ज़रूरत होगी। बट अगर हम बात करें ऑनलाइन टीचिंग की, तो ऑनलाइन टीचिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, वहाँ पे हमें पर्टिकुलर लोकेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, और प्लस उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको ये तो पॉइंट याद रहे तो आप किसी भी मेथड को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आपकी ट्रिक है, टिप्स है इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके,
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्वयं के बारे में। देखिए स्वयं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्वयं के क्वेश्चन आने ही वाले हैं। आई होप एक क्वेश्चन स्वयं या फिर स्वयं प्रभा में पूछा ही जाएगा, तो इस टॉपिक को एकदम याद कर लीजिए। कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे आपका छूटना चाहिए। तो अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो मुझे पता है कि आपको अभी तक वो टॉपिक अच्छे से याद हो गया होगा। मैंने इतने सारे MCQs कराए हैं, इतनी सारी वीडियोज़ प्रोवाइड कराई हैं। बट अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि ये वीडियो आप देखिए, क्रैश कोर्स देखिए, इसके साथ साथ जो मैंने बेसिक वीडियोस प्रोवाइड की है, मैं लिंक यहाँ पे कमेंट में लिंक कर दूंगी, उन बेसिक वीडियो पे जाइए और स्वयं वाली जो वीडियो है वो तो आप ज़रूर ही देख लीजिए और हर एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप याद करिए। ओके, तो सबसे पहले जो आपको याद करने वाला पॉइंट है वो है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये स्वयं का आपका फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर वो स्वयं को इजी सेक्शन में डालते हैं तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। मैं एक क्वेश्चन भी कवर करी हूँ, वो मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखाऊंगी। उसमें क्या रहेगा, आपको ये जो फुल फॉर्म है इसमें चेंजेस दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि करेक्ट फुल फॉर्म क्या है। तो आप इसको याद कर लीजिए और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो फटाफट ध्यान करें कि स्वयं का पूरा फुल फॉर्म क्या है और देखें कि वो करेक्टली उनको याद है चीज़ या नहीं याद है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसको लॉन्च कब किया गया था, किसने लॉन्च किया था और कब लॉन्च किया था, वो आपको पता होना चाहिए। हु एंड व्हेन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये कब हुआ था और किसने किया था। ठीक है, तो लॉन्च किया था उस टाइम के प्रेसिडेंट ने, श्री प्रणब मुखर्जी जी ने, और उसके बाद ये लॉन्च किया गया था 9 जुलाई 2017 को। ओके, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, उनको लगता है स्वयं और स्वयं प्रभा दो अलग अलग टाइम पे लॉन्च किए गए हैं। तो ये हमेशा क्लियर कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए कि स्वयं और स्वयं प्रभा एक ही दिन को लॉन्च किए गए थे। डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, उसके साथ साथ स्वयं और स्वयं प्रभा उस डिजिटल इनिशिएटिव्स में आते थे और उसको सेम ही डे पे लॉन्च किया गया था। दैट इज द डेट वाज जुलाई 9, 2017। तो ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका कि कौन से कार्डिनल प्रिंसिपल्स है एजुकेशन पॉलिसी के जिस पे ये स्वयं बेस्ड है या स्वयं प्रभा बेस्ड है। अब ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो स्वयं और स्वयं प्रभा के सेम होंगे, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा स्वयं के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो आपका जो इंपॉर्टेंट 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं एजुकेशन पॉलिसी के, वो आपके आते हैं एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। तो इस पे भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। तो इसमें यहाँ पे क्या चेंज हो सकता है, यहाँ पे इक्विटी के जगह पे इक्वालिटी दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप क्वालिटी के जगह पे क्वांटिटी दे सकते हैं, एक्सेस के जगह पे कुछ और, एसेस के जगह पे एक्सेस दे सकते हैं। तो इस तरीके से वो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो और आपको ये ध्यान रखना है कि एसेस, इक्विटी एंड क्वालिटी है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें जो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इंडिजीनियस डेवलप किया गया था इसको। मतलब इंडिजीनियस का मतलब होता है कि हम अपने कंट्री में जब खुद से कोई चीज़ डेवलप करते हैं तो हम उसको इंडिजीनियस बोलते हैं। तो ये हमारे द्वारा ही डेवलप किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एंड जो कि MHRD है उसके साथ साथ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन दैट इज़ AICTE, इन दोनों ने मिलकर डेवलप किया था। इनका बेसिक उसमें आप कह सकते हो कि कंट्रीब्यूशन है। और उसके साथ साथ इन्होंने हेल्प ली थी माइक्रोसॉफ्ट की। मतलब जो आपका टेक्निकल जितना कुछ है इसका, वो सारा कुछ माइक्रोसॉफ्ट में उसमें काम किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी पार्टीज थी जो इसको डेवलप करने में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या क्या कोर्सेज हैं जो कि स्वयं में कवर होते हैं, तो इसमें 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारे ही कोर्सेज यहाँ पे कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद कर लेना है कि 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं। पहला है आपका ई ट्यूटोरियल, दूसरा है ई कंटेंट, देन आपका आता है वेब रिसोर्सेज एंड उसके बाद आता है सेल्फ असेसमेंट। तो ये 4 कौन से हैं ये आपको याद होना चाहिए, प्लस इन 4 में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। तो अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो जल्दी से अपने माइंड में रिकॉल कर लीजिए कि ई ट्यूटोरियल में क्या आता है, ई कंटेंट में क्या आता है, वेब रिसोर्सेज में क्या आता है एंड सेल्फ असेसमेंट में क्या आता है। तो ये जो चारों क्वाड्रेंट हैं ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। तो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसा कि थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो कि मैम 9 नेम्स याद करना, उनके फुल फॉर्म याद करना तो थोड़ा टफ हो जाएगा। बट इफ ऑफकोर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपसे याद हो पाए तो ये जो 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं इनकी नेम भी आपको याद करने हैं।
प्लस उसके साथ साथ एक चीज़ और है, अगर वो आपसे हो पाए तो आप कर लीजिए, वो क्या फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब AICTE जो है वो कौन से फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगी, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिनके वीडियोस जिनके कंटेंट AICTE बनाएगी। इसी तरह नेप्टेल के कुछ कंटेंट हैं जो नेप्टेल बनाएंगी, UGC कुछ ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं UGC, और ग्रेजुएशन के कोर्सेज रहेंगे जो UGC बनाएगी। तो इस तरीके से IIMB क्या होगा, ये मैनेजमेंट के कोर्सेज बताएगी। तो कुछ कुछ चीज़ें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। जैसे NCERT है, अब आपको पता है NCERT क्या करती है, NCERT बुक्स भी पब्लिश करती है और स्कूलिंग के लिए बुक्स पब्लिश करती है। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 9th से लेकर जो 12th का कोर्स है वो NCERT डेवलप करेगी। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है, प्लस जिनके बारे में आपको नहीं पता है कि वो क्या डेवलप करेंगे उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा याद करना है कि वो बेसिकली क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। ये जो 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कोर्स कंटेंट को डेवलप करने की, वो कौन से कोर्स कंटेंट डेवलप करेंगे ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। इसके बारे में मैंने डिटेल में जो मेरी बेसिक वीडियो है वो उसमें मैंने आपको दिया हुआ है, तो वहाँ से आप स्वयं की वीडियो में ये देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है AICTE क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज थ्रू स्वयं रेगुलेशन 2016। अब ये क्या है, देखिए कौन सा रेगुलेशन एक्ट है जिसके थ्रू स्वयं को गाइड किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो रेगुलेशन एक्ट है वो है AICTE क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज थ्रू स्वयं रेगुलेशन 2016। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। ये भी हो सकता है एग्जाम में कहीं किसी एग्जाम में, मतलब किसी जो शेड्यूल है उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा रेगुलेशन एक्ट है इसका। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो आपका है वो है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जो ये टॉपिक है इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें स्वयं जैसी मिल जाएंगी, कुछ कुछ चीज़ें जो अलग है। अगेन इसका बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले तो 32 DTH चैनल है, नंबर आपको क्लियर होना चाहिए। 24/7 सर्विस के प्रोवाइड करेंगे। ऑलमोस्ट 4 आवर्स के जो कंटेंट होंगे हर दिन के वो फ्रेश होंगे, नए होंगे, और ये जो भी कोर्सेज होंगे ये 5 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं किए जाएंगे एक दिन में। ओके, ये जो चैनल्स हैं ये अपलिंक्ड होंगे BISAG से, जो कि गांधीनगर में है, बाइजैक गांधीनगर से ये सारे चैनल अपलिंक्ड होंगे। ओके, जो कंटेंट होंगे वो अगेन प्रोवाइड किए जाएंगे नेप्टल से, IIT से, UGC से, CEC से, IGNOU से, NCERT से एंड NIOS से। तो NIOS और ये जितने भी आपके कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि जो इन्फ्लिपनेट सेंटर है वो यहाँ का वेब पोर्टल मेंटेन करेगा। अब इन्फ्लिपनेट क्या है, इन्फ्लिपनेट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ओके, तो इन्फ्लिपनेट सेंटर जो है इसका फुल फॉर्म अगेन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये जो सेंटर है यही रिस्पॉन्सिबल होगा पूरे वेब पोर्टल को मेंटेन करने में। जो DTH चैनल्स हैं वो आपके कवर होंगे, इसमें हायर एजुकेशन आएगा, स्कूल एजुकेशन आएगा, करिकुलम बेस्ड कोर्सेज आएंगे, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को असिस्ट भी करेंगे ये, ताकि वो तैयार हो पाएँ प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये चैनल्स में क्या क्या कोर्सेज, क्या क्या एरियाज कवर होंगे। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका वो है गगन। गगन का फुल फॉर्म होता है आपका GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। ओके, ये आपका गगन है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है वो आपकी बाइजैक की है, जिसका नाम है भास्कर आचार्य स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ गुजरात। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसीलिए मैंने इसको क्रैश कोर्स में कवर किया है। तो ये आप बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, सारे पॉइंट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अब ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स क्या है और इसमें बेसिकली आएगा क्या, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है मूक जिसको हम बोलते हैं, इसमें आपका स्वयं और स्वयं प्रभा कवर्ड है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मूक पे एज सच कोई अलग से क्वेश्चन नहीं देंगे, स्वयं और स्वयं प्रभा पे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। मूक पे हो सकता है कि किसी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ जाए, और वो भी आपका बेसिक से आएगा, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे इस पर नहीं आएगा। तो ये जो मूक है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 में, और उसके बाद 2012 में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बन गया और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मोड ऑफ लर्निंग बन गया। अब मूक है क्या, मूक का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसका मतलब ये है कि वो ऑनलाइन कोर्स जहाँ पे कितने भी बच्चे एनरोल करा सकते हैं और कहीं से भी उसमें पढ़ सकते हैं। अब अगर हम स्वयं की बात करें तो स्वयं आपको पता है कि स्वयं में
कितने भी बच्चे कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसमें पढ़ सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए वो ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब होता है कि फ्री होना, कोई चीज़ जिसपे जो पेड ना हो। तो हमें पता है कि ओपन और बेसिकली फ्री भी होना, और उसके साथ साथ ओपन का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी एनरोल कर सकता है, कोई भी वहाँ पे पढ़ सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जैसे स्वयं है, स्वयं में आपको फी का पेमेंट करनी होती है जब आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, और उसके साथ साथ ये भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते, आप उसमें पढ़ सकते हैं, तो इसलिए ये ओपन है, ठीक है। ऑनलाइन है, ये भी हमें पता है। मैसिव मतलब कितने भी बच्चे पढ़ सकते हैं, कोई उसकी लिमिट नहीं है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें कि मूक का जो टर्म है वो किसने क्वाइन किया था, तो ये क्वाइन किया था 2008 में डेव कॉर्मियर ने, और इसको इन्होंने दिया था मतलब ये जो डेव कॉर्मियर हैं ये वहाँ के प्रोफेसर हैं, और जो उनकी यूनिवर्सिटी है उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ये आपका कनाडा में है। तो उन्होंने सबसे पहले इस टर्म को, मूक को, इस टर्म को उन्होंने क्वाइन किया। मैं कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट ये आ गया था उससे पहले ही, 2006 से ये कॉन्सेप्ट, बट इसको, ये जो टर्म है मूक, इसको सबसे पहले डेव कॉर्मियर ने दिया था। तो इसके अलावा द फर्स्ट मूक एमर्ज फ्रॉम द ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज मूवमेंट। तो सबसे पहले जो ये बना, मूक बना, वो आया था आपका ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज से। तो इससे ये हुआ कि एजुकेशन की जो रिसोर्सेज होती थी बहुत सारे टाइम पे वो पेड थी, तो लोगों को लगा कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर पेड चीज़ें ही नहीं होनी चाहिए, फ्री कोर्सेज एंड फ्री कंटेंट भी अवेलेबल होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, उसी में से मूक बन के आया, और उसी में से ये मूक एमर्ज हुआ। मूक के बहुत सारे प्रोग्राम्स इंडिया में भी चल रहे हैं, आपको पता है। ये जो स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ये गवर्नमेंट लॉन्च प्रोग्राम है। उसके अलावा बहुत सारे अदर प्रोग्राम्स भी हैं जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने सेल्फ मूक प्रोग्राम्स चलाती है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपना एक पोर्टल डेवलप कर रखा है और वो खुद से ही बहुत सारे ओपन कोर्सेज चलाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे नॉन फॉर प्रॉफिट भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मूक कोर्सेज चलाती हैं। बहुत सारी फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो मूक कोर्सेज चलाती हैं। तो उनके बारे में आपको एग्जाम्पल्स कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, उनके बारे में आप चाहें तो आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में जानना है इस टॉपिक के ऊपर, तो मैंने वीडियो दी है, उसमें बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 11th पॉइंट। अब हम स्टार्ट करें टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, और इसमें आपका 3 आएगा, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस्ड। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम बेसिकली होता क्या है? देखिए, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में वही सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि आपने पिछले कोर्स में, पिछले सिलेबस में टीचिंग एड्स में पढ़ा था। बट इसमें क्या है, यहाँ पे इन्होंने चेंज क्या किया है, टीचिंग एड्स में हम सिर्फ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न की बात करते थे, ICT बेस्ड जैसा कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं था। बट और जितनी भी, जैसे अगर मैं डिजिटल की बात करूँ, डिजिटल थिंग्स की बात करूँ या डिजिटल सपोर्ट सिस्टम की बात करूँ, तो वो सारा आपका मॉडर्न में कवर था। यहाँ पे एडिशनल क्या, यहाँ पे आपको ऐड किया गया है, ICT बेस्ड आपका एडिशनल है, और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम होता क्या है और ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम क्या है। तो ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, इसको हम बैक टू बेसिक्स भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल क्लासेस भी बोलते हैं, कन्वेंशनल एजुकेशन बोलते हैं, कस्टमरी एजुकेशन बोलते हैं, ये कुछ नेम्स हैं। चॉक द टॉक बोलते हैं, चॉक एंड टॉक बोलते हैं। तो ये सारे कुछ नेम हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, आपको याद कर लेने हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। जो ट्रेडिशनल टीचर होता है, जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड होता है, वो बहुत ज़्यादा टीचर सेंटर्ड होता है। तो जितने भी आपको ऐसे जितने भी आपको ऐसे मिले, मतलब कोई भी मेथड आपको ऐसा लगे जहाँ पे टीचर ही सब कुछ डिसाइड कर रहा है और टीचर की जो खुद की थिंकिंग है वही आपको ज़्यादा दिख रही है, तो वो आपका ट्रेडिशनल टीचिंग सेंटर्ड मेथड लगेगा। अब ये जो टीचर सेंटर्ड मेथड होता है या टीचर सेंट्रिक मेथड होता है, यहाँ पे सेम ही वर्ड है, आप ध्यान रखिएगा, वो हमेशा रोट लर्निंग एंड मेमोराइजिंग में या मतलब ध्यान रखता है या फोकस करता है। मतलब ज़्यादातर उसमें जितनी भी टेक्निक होंगी वो मेमोराइजेशन के ऊपर बेस्ड होंगी। मतलब टीचर क्या करेगा, वो लेक्चर देगा और स्टूडेंट को बोलेगा कि आपको मेमोराइज करना है। जो स्टूडेंट होगा उसके ऊपर हम इतने ज़्यादा फोकस नहीं रहेंगे, सारा फोकस हमारा टीचर के ऊपर होगा। नेक्स्ट आपका आता है मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन को हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा फोकस समहाउ स्टूडेंट के ऊपर होता है। अब आपको ध्यान क्या देना है, जो आपको मतलब मेजर ट्रिक है यहाँ पे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो ये है कि आपका जो ट्रेडिशनल मेथड होगा उसमें जितने भी मेथड्स आएंगे वो आपके समहाउ लो होंगे इन कंपैरिजन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन मेथड्स।
ओके उसके बाद अगर आईसीटी मेथड्स होंगे तो वो आपके ज़्यादा बेटर होंगे मॉडर्न एजुकेशन से। तो अगर मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी 2 मेथड दिए हैं और उनके बीच में कंपैरिजन बोल रहा है और ऑप्शंस में आईसीटी नहीं है, तो हमेशा आपका मॉडर्न एजुकेशन ट्रेडिशनल एजुकेशन से बेटर होगा। अगर ऑप्शंस में आपका आईसीटी है तो आईसीटी हमेशा आपका ट्रेडिशनल मेथड से बेटर होगा। अगर आपका ऑप्शन में मॉडर्न एजुकेशन एंड आईसीटी के बीच में कंपैरिजन है, मतलब क्वेश्चन में, तो ऑप्शन में हमेशा आपका आईसीटी होगा बेटर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेडिशनल मेथड से हमेशा मॉडर्न मेथड बेटर होगा, मॉडर्न मेथड से हमेशा आईसीटी मेथड बेटर होगा। अब ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या मेथड्स आते हैं, तो इसमें मैंने आपको बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ मेथड बताए हैं जो हमारी बेसिक वीडियो है उसमें, जिसमें आपके मतलब बहुत सारे आ गए, लेक्चर आ गए, वर्कशॉप्स आ गई, सेमिनार्स आ गए, तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन आ गया। तो ये सारे जितने भी सपोर्ट सिस्टम है, जितने भी आपके, जैसे मान लीजिए आप चॉक यूज़ करना, डस्टर यूज़ करना, मैप्स यूज़ करना, एटलस यूज़ करना, उसके अलावा आपके किसी भी तरीके के बुक्स यूज़ करना और डिफरेंट टाइप के नोट्स यूज़ करना, तो ये सारी जितने भी सपोर्ट सिस्टम आपके आते हैं, ये सारे आपके ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में आते हैं, जहाँ पे कहीं पे भी तरीके से हम डिजिटल किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करें तो वो उसमें थोड़ा सा डिजिटल कंटेंट आ जाता है, जिसमें आपका प्रोजेक्टर आ जाता है, इसके अलावा स्मार्ट क्लासेस आ जाती हैं, लैपटॉप्स आ जाते हैं, कंप्यूटर आ जाते हैं, इंटरनेट का यूज़ आ जाता है। ये हम सारा कुछ मॉडर्न एजुकेशन में रखेंगे। अब आप सोचे होंगे कि मैम जो आपने आईसीटी वाला जो है, जो आपने बताया, स्मार्ट बोर्ड बताया आपने, या फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड बताया, वो तो आपका मॉडर्न में ही कवर हो रहा है। तो यस, अब आप देखिए ध्यान यहाँ पे क्या देना है आपको, कि अगर हम ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न की बात करेंगे तो वहाँ पे आपके कंप्यूटर्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। जो आईसीटी है वो और भी ज़्यादा एडवांस्ड है, मतलब सिर्फ कंप्यूटर का यूज़ करना नहीं, आईसीटी में और भी बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ की गई हैं, जो इनफैक्ट अभी तक हमारे कंट्री में 1 ही 2 कॉलेजेस होंगे जो इस तरीके की टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि टीचर डायरेक्टेड लर्निंग, जिसको हम टीडीएल बोलते हैं, ये आईसीटी बेस्ड होता है। लर्नर डायरेक्टेड लर्निंग, ये आपका आईसीटी बेस्ड होता है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये आपके ओईआर जो होते हैं, ये भी आपके आईसीटी बेस्ड होते हैं। वीडियो एंड इंटरैक्टिव वीडियो ट्यूटोरियल्स, कंप्लीटली आईसीटी बेस्ड। अभी तक मॉडर्न टेक्निक में क्या होता था, मॉडर्न टीचिंग में हम वीडियो एंड इंटरैक्टिव वीडियो ट्यूटोरियल्स की बात नहीं करते थे। टीचर्स आते थे, आप यूज़ तो करते थे कंप्यूटर्स, बट वो क्या होते थे, वो उनके खुद के कोर्सेज डिज़ाइंड होते थे। ऐसा नहीं होता था कि हम किसी और देश के डिज़ाइन हुए कोर्सेज को यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं और कहीं और से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसी स्पेशलिस्ट से बात करें और उनकी नॉलेज को हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें, ऐसा नहीं होता था। बट अब ये सारी चीज़ें आपकी होने लगी हैं आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड में। वर्चुअल लैब एक कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट है और ये आपका न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हुआ है आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वर्चुअल रियलिटी के थ्रू टीचिंग करवाना है, ये भी कम्प्लीटली डिफरेंट है और आईसीटी बेस्ड है। उसके बाद आपका इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग यूजिंग पोर्टेबल डिवाइस हो गया। स्टूडेंट्स के पास खुद के टैब्स होना, उनके पास खुद के स्क्रीन्स होना, खुद के लैपटॉप्स होना और उसके बाद उन पे पढ़ाना। तो हम अभी पहले क्या बात करते थे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, कि एक कंप्यूटर होता था, एक स्क्रीन होती थी, एक स्मार्ट बोर्ड हो सकता है या एक प्रोजेक्टर हो सकता है और टीचर वहाँ पे पढ़ाता है। बट यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट की अपनी खुद की लर्निंग पोर्टेबल डिवाइस हो गया और वो अपनी खुद की डिवाइस पे काम करेंगे और खुद के डिवाइस पे लर्निंग करेंगे। ब्लेंडेड लर्निंग एंड फ्लिप्ड लर्निंग, ये भी आपका पूरी तरीके से आईसीटी बेस्ड है। उसके बाद आपका आता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हम डिफरेंट मॉड्यूल्स डिज़ाइन करते हैं। हर एक स्टूडेंट को कंप्यूटर्स के बेस पे या आईसीटी बेस पे उनको वो प्रोवाइड किया जाता है, वो मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाता है और उसके बेसिस पे उनकी लर्निंग होती है। उसके बाद आपका आता है स्मॉल प्राइवेट ओपन लर्निंग। ये भी आपके छोटे छोटे स्पेसेस क्रिएट किए जाते हैं आईसीटी बेस्ड और उनके बेसिस पे हर एक पर्सन के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम उसके कोर्सेज को बनाते हैं और तब उसकी वो लर्निंग होती है। नेक्स्ट आपका आता है मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी इतना डिस्कस किया। तो ये जो आपके आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स हैं, ये आपको इतना ध्यान रखना है कि ये एकदम ही एडवांस मेथड होंगे। तो अगर आपको कोई मेथड दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए वर्चुअल रियलिटी दिया है और आपको आइडेंटिफाई करने को बोला है कि कौन सा मेथड है, तो आपका ऑफकोर्स आपको पता है कि वर्चुअल रियलिटी के बारे में अभी तक क्या आपने कभी फेस किया है इस तरीके की टीचिंग जहाँ पे वर्चुअल रियलिटी यूज़ किया जा रहा है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ये अभी एकदम ही न्यूली कॉन्सेप्ट है। तो आपको पता है कि ये आईसीटी बेस्ड है। ओके, तो आपको इस तरीके से अपने ऊपर उसको सोचना है कि क्या आपने यूज़ किया था, क्या आप जब स्कूल में थे तो आपने ये चीज़ यूज़ किया था, क्या आप जब कॉलेज में पहुँचे तो आपने ये चीज़ यूज़ किया, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि ये कौन सी कैटेगरी में आएगा। ओके,
नेक्स्ट आपका आता है एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो अब हम स्टार्ट करें सारे इवैल्यूएशन सिस्टम को। तो इवैल्यूएशन सिस्टम का जो टॉपिक आपका है उसमें पहला आपका आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में हम ये देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है, अगर आपको बस इतनी चीज़ें याद हो जाएं तो आप पूरा इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है व्हाट टू इवैल्यूएट, कि क्या चीज़ ऐसी हैं जो आपको इवैल्यूएट करना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे आपको क्या इवैल्यूएट करना है। मतलब आपको ये देखना है कि क्या लर्निंग आउटकम आपने दिया है, क्या लर्निंग आपने प्रोवाइड की है और उन लर्निंग के बेसिस पे आपको कौन कौन से एरियाज होंगे जिनको आपको इवैल्यूएट करना होगा। नेक्स्ट आपका आता है होम टू इवैल्यूएट, किसको आप इवैल्यूएट कर रहे हो, कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आप इवैल्यूएट करना चाहते हो। नेक्स्ट आपका आता है हाउ टू इवैल्यूएट, कौन से मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ करके इवैल्यूएशन कर रहे हो, कौन से मेथड्स को आप यूज़ करोगे, क्या क्या मेथड होने चाहिए आपके पास, या आपने उस बच्चे को आइडेंटिफाई आपने कर लिया, अब उसके बाद आपको क्या लगता है कि उस स्टूडेंट के केस में कौन सा इवैल्यूएशन काम करेगा। हाउ टू इवैल्यूएट, किस तरीके से, सॉरी ये अगेन आपका रिपीट हो गया है तो यहाँ पे ये सेम ही है कि आप उसको किस तरीके से इवैल्यूएट करोगे। तो इसमें क्या आएगा, आपके सारे मेथड्स आएंगे। ओके उसके बाद आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप रिजल्ट को किस तरीके से एनालाइज करोगे, जो रिजल्ट आपका आया है उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन आप किस तरीके से करोगे। एंड लास्ट आपका आता है रिपोर्टिंग, आपको वो जो रिजल्ट आपको मिल गया, आपको पता चल गया कि वो जो बच्चा है उसने किस तरीके से परफॉर्म किया है, आप उसको रिपोर्ट किसको करोगे, आप उनके पेरेंट्स को बताओगे, आप खुद अपने आप जानोगे, बच्चे को बताओगे, या फिर आप उसके जो आपका हेडमास्टर है, जो आपका प्रिंसिपल है उसको बताओगे। तो इस तरीके से आपको ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि इवैल्यूएशन सिस्टम में आते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को हमें फोकस में रखना होता है जब भी हमें इवैल्यूएशन करना होता है। ओके नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम, किस तरीके से इवैल्यूएशन किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिव, देन आपका आता है डायग्नोस्टिक, उसके बाद आपका आता है समेटिव, उसके बाद आपका क्राइटेरियन रिफर्ड आता है, नॉर्म रिफर्ड आता है, रेफरेंस्ड आता है। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो कि आपको पता होगा इजीली, जैसे फॉर्मेटिव हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, समेटिव हो गया, इनके बारे में आपने पढ़ा हो गया। हो सकता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, क्राइटेरियन एंड नॉर्म रिफर्ड रेफरेंस्ड आपने अभी तक ना पढ़ा हो, तो ये भी इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में होता क्या है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में हम ये देखते हैं कि ये जो बच्चा है जिसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं उसका जो नॉलेज है वो किस लेवल पे है, हम कहाँ पे उसको प्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, और आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो आप अगर उसका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि क्या वो बच्चे के पास उतनी नॉलेज है जितनी क्लास के बाकी बच्चों के पास है, या आप अपने अगर इस क्लास में कैटेगराइज करो कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीक हैं, ओके, कुछ ऐसे हैं आपके जो आपके मतलब स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो एवरेज स्टूडेंट हैं। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना होता है कि इस स्टूडेंट को आप कौन सी कैटेगरी में प्लेस करोगे और उसी हिसाब से आप उसकी लर्निंग करोगे। ओके जैसे कोई भी अगर आप टीचर हो तो आप खुद ध्यान दीजिए कि जो वीक स्टूडेंट होते हैं उन पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना होता है, उनको आपको रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करनी होती है, उनको बहुत ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ता है। तो वो स्टूडेंट जो होते हैं उन पे आपको स्पेशल कंसिडरेशन देना होता है। प्लस जो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट होते हैं उनको भी आपको स्पेशल कंसिडरेशन देना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी लर्निंग, मतलब जितनी लर्निंग उनके अंदर होनी चाहिए उतनी ना हो। ओके तो इस तरीके से जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है उसके थ्रू हम जान पाते हैं कि वो जो स्टूडेंट है उसका लेवल क्या है, कहाँ पे हम उसको प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो आई होप इसके बारे में आपको पता होगा कि वो सारे इवैल्यूएशन जो कि आपके जब हमारा कोर्स चल रहा होता है और उसके बीच बीच में जब हम इवैल्यूएट करते हैं स्टूडेंट को, जैसे आपके मिड टर्म्स हो गए, आपके वीकली क्लासेस हो गए, सरप्राइज टेस्ट हो गए, तो ये सारे आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होते हैं जिसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो हम लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि अब वो ईजिली बच्चों को समझ में आ रही है या वो कोप कर पा रहे हैं उस लर्निंग के साथ या नहीं कर पा रहे हैं। ओके तो ये बीच बीच में हमारे सारे उनके जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसको चेक करने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बेसिकली तब किया जाता है जब आपको लगता है कि किसी स्टूडेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो पर्सन है, मतलब जो टीचर है, वो खुद भी कर सकते हैं और कभी कभी वो किसी स्पेशलिस्ट को भी बुलाता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने के लिए। तो जैसे आपको लगता है कि कोई स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा वीक है और आप उसकी जो प्रॉब्लम है या उसकी लर्निंग क्यों नहीं हो पा रही है या आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हो। तो ये जो होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये कहीं ना कहीं रेमेडियल
टाइप का होता है, मतलब उसके बाद हम उसको एक रेमेडी प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से हम उसको टीचिंग कराएं, किस तरीके से हम उसको लर्निंग दें कि वो प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट आपका आता है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? वो सारे इवैल्यूएशन जो कि एट द एंड ऑफ द कोर्स होते हैं उनको हम समेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। फॉर्मेटिव जो ऑनगोइंग होगा, चलता रहेगा। समेटिव जो लास्ट में होगा। डायग्नोस्टिक जो कि आपका मतलब हम रेमेडियल किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे या किसी प्रॉब्लम के आइडेंटिफाई होने के बाद उसको सॉल्व करने के लिए करेंगे। प्लेसमेंट हम एक्चुअल इनिशियल सिचुएशन जानने के लिए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट जो दो इंपॉर्टेंट आते हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है उन पर। पहला हो गया आपका क्राइटेरियन रिफर्ड और दूसरा हो गया नॉर्म रिफर्ड। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 10th में जब थे तो कोई एक स्टूडेंट रहा होगा आपके स्कूल का जिसने बोर्ड में कभी टॉप किया होगा और उसका एक रिकॉर्ड रहा होगा कि 10 साल तक वो स्टूडेंट मतलब उससे ज़्यादा मार्क्स कोई नहीं ला पाया। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने 98% स्कोर किए थे और अभी तक उसने किसी ने भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा और वो एक तरीके से बेंचमार्क बन गया। ठीक है, बेंचमार्क। तो जब कभी भी हम कोई भी इवैल्यूएशन करते हैं और उसका रेफरेंस हम किसी बेंचमार्क से लेते हैं, उस तरीके की इवैल्यूएशन को हम क्राइटेरियन रिफर्ड इवैल्यूएशन बोलते हैं। जब हमारा क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट होता है और वो एक बेंचमार्क होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो उसको हम बेंचमार्क बोलते हैं। नॉर्म रिफर्ड क्या होता है? नॉर्म रिफर्ड्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप 10th में हैं और उस टाइम पे आपके ग्रुप में या आपकी क्लास में किसी बच्चे ने 94% स्कोर कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप ग्रुप नॉर्म को लेकर चल रहे हो कि मतलब हाँ भाई 98 किए थे वो तो बेंचमार्क है। बट अभी जो आज के साल में आपके ग्रुप में एक मतलब किसी बच्चे ने 94 कर लिया, किसी ने 93.4 किया, तो इस तरीके से ये नॉर्म रिफर्ड होता है। जो एग्जिस्टिंग है, जो ग्रुप का नॉर्म है उसको रिफर्ड करते हैं। जब उसको हम सेट करते हैं, वो क्राइटेरिया बनाते हैं, तो हम उसको नॉर्म रिफर्ड इवैल्यूएशन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क ऐसा होता है कि वो क्राइटेरिया हम जल्दी मतलब मीट करना एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि ये क्राइटेरिया क्या मीट हो पाएगा। ठीक है, नॉर्म रिफर्ड क्या होगा? वो एक ग्रुप के बेसिक नॉर्म्स में आएंगे और उसको मीट करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। इसका जो डिटेल डिफरेंस है या इसको और आपको अगर समझना है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी उसकी प्रोवाइड की है। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम में मैंने इसको कवर किया है, उसमें आपको ये सारे इवैल्यूएशन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट आपका आता है CBCS जो कि इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन। ये टॉपिक है आपका, तो इसको शॉर्ट करके हम CBCS इन हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं। आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये आपका फुल फॉर्म है CBCS का। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है, अब मतलब ये बेसिकली है क्या, तो ये ये UGC ने अभी लॉन्च किया है आपका, और ये अभी मतलब ये अप्लाई नहीं किया गया है और मतलब आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक अप्लाई कर दिया इन्होंने, बट अभी पूरी तरीके से इसको अप्लाई नहीं किया गया है। तो आपको ये जो आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट अपनी चॉइस पे सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं और उनके बेसिस पे ही उनको क्रेडिट को अलॉट किया जाता है। तो एक बार मैं डेफिनेशन इसको पढ़ देती हूँ आपको। A program in which the students while choosing the prescribed courses which is the core can offer any elective or minor or soft skill courses and the entire assessment is graded based on a credit system। तो इसमें होता क्या है कि आपने मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कोर्स ले लिया, अब उसके साथ साथ आप इलेक्टिव्स ले सकते हो, माइनर चूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके साथ साथ आप मार्केटिंग भी पढ़ना चाहते हो, तो अब कंप्यूटर क्या होगा, ICT आपका मेन सब्जेक्ट होगा, कंप्यूटर आपका मेन सब्जेक्ट होगा और इलेक्टिव में आप मार्केटिंग ले सकते हो। अब इसमें क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसमें ये इन्होंने बनाया है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी फील्ड में इलेक्टिव ले सकते हो। तो पहले क्या होता था कि पहले अगर मान लीजिए मैंने कॉमर्स चूज़ किया तो मैं सिर्फ कॉमर्स पे फोकस कर सकती थी, मैं साइंस नहीं पढ़ सकती थी। मान लीजिए अगर मुझे फिजिक्स बहुत पसंद है तो मैं ऐसा नहीं होता था कि मैं कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ और उसके साथ साथ मैं एक फिजिक्स का सब्जेक्ट भी पढ़ रही हूँ। बट अभी क्या है, और ऐसा सिर्फ इंडिया में है, मतलब अगर सिर्फ इंडिया की बात क्या करें, हम एशियन कंट्रीज़ में हैं ज़्यादातर। अगर आप बाहर की कंट्रीज़ की बात करें और स्पेशली यूरोप के स्टडी पैटर्न को आप देखें तो वहाँ पे आप फ्री होते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो अभी क्या है कि यहाँ पे इन्होंने उसी तरीके से, मतलब चाहे हम ऑस्ट्रेलिया ले लें, चाहे US ले लें, या फिर हम
इंटरनेशनल नॉर्म्स को देखें तो उसी तरीके से इन्होंने CBCS को यहाँ पे भी लॉन्च करने की कोशिश की है, उसी तरीके से लॉन्च किया गया है। और उसमें अब हम कोई भी सब्जेक्ट एज एन इलेक्टिव या फिर माइनर सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर कोई सॉफ्ट स्किल कोर्स भी हम ले सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका जो कोर सब्जेक्ट होगा उस पर आपको डिग्री मिलेगी और कोर सब्जेक्ट आपका होगा, बट उसके साथ साथ आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज होगी। इसमें बेनिफिट क्या है इसका कि जो स्टूडेंट्स अलग अलग सब्जेक्ट में काम करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी जॉब है, कोई ऐसी जॉब प्रोफाइल है जहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट की भी नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप होटल इंडस्ट्री में आप अकाउंटेंट हैं, तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ की जरूरत नॉलेज होनी चाहिए, आपको मैनेजमेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस आपको अकाउंट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से, या फिर आपको मैथ्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज होना और इस तरीके के जो आपके जॉब प्रोफाइल है उनको सूटेबल कैंडिडेट प्रोवाइड करने के लिए CBCS को लॉन्च किया गया है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, वो मैंने आपको अगेन डिटेल में कवर किया है वीडियो में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें क्रेडिट मिलता है, जो भी आपका इवैल्यूएशन होगा वो आपकी क्रेडिट बेस्ड होगा, ग्रेड किया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको इवैल्यूएशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको परसेंट में नंबर मिले, जैसे कि पहले मिलता था कि आपके 98% हो गए, 93% हो गए। ऐसा अब नहीं होगा, अब आपको क्रेडिट के बेसिस पे या ग्रेडिंग के बेसिस पे ही आपको इवैल्यूएशन होगा। और इसमें आपको चॉइस प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट को कि कोई भी इलेक्टिव जो सब्जेक्ट्स हैं वो ले सकते हैं और किसी भी इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, कोई भी इलेक्टिव चूज कर सकते हैं और प्लस किसी भी इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप दिल्ली इंस्टीट्यूट के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो, बट आप चाहते हो कि कोई एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको IP यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप वहाँ पे भी अपने आप को एनरोल करा सकते हो, वहाँ से वो कोर्स कर सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आप अपने आप को वहाँ पे आप एनरोल करा सकते हो और वहाँ से कोर्सेज पढ़ सकते हो। आपके जो मार्क्स होंगे वो कंपाइल करके एक जगह ही आ जाएंगे और आपकी ग्रेडिंग एक जगह ही शो करेगी। तो इस तरीके से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड, जो स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, आपको दो जगह, अगर आप दो जगह एनरोल कर रहे हो, अगर आप DU में पढ़ रहे हो और आप प्लस आप IP में भी पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या होगा, दो जगह आपको सेपरेट फीस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कि ये सब्जेक्ट ऐसा है या अदर सब्जेक्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, आपके पास इलेक्टिव चूज करने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ना हो। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये आपके इसके डिसएडवांटेजेस हैं CBCS के। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको डिटेल में पढ़ लीजिए अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करना है। अगेन एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका है वो आपको ध्यान रखना है, वो है स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन। इसका बेस क्या है, क्यों इसको बनाया गया, उसका रीज़न ये है कि अभी तक जो भी एजुकेशन पैटर्न था इंडिया का वो कई हद तक टीचर सेंट्रिक था या टीचर सेंटर्ड था। बट अभी जो हमारा एजुकेशन पैटर्न है वो अगर CBCS फॉलो करता है तो वो काफ़ी हद तक स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाएगा। तो इसके लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसमें क्या है, अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें सेमेस्टर्स होंगे, क्रेडिट सिस्टम होगा, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर होगा, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होगा, अलॉटमेंट ऑफ ग्रेडिंग होगी, काउंटिंग ऑफ क्रेडिट इन क्रेडिट सिस्टम होगा और ये इन कंप्लायंस करेगा विद द ग्लोबल ग्रेडिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारे ही फीचर्स मैंने ऑलरेडी कवर किए अभी, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट होगा वो कुछ क्रेडिट किसी एक कॉलेज से ले सकता है और उसके साथ साथ किसी दूसरे कॉलेज में उन क्रेडिट को ट्रांसफ़र करा सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा एंड CBCS आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अगेन ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बट आई एम ट्राइंग कि मैं इसको जल्दी जल्दी कवर कर लूँ। देन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जो होती है, इसमें क्या होता है, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट करते हैं। इसको हम असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड भी बोलते हैं या फिर मेडिएटेड असेसमेंट भी बोलते हैं। इसके अलावा ये कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट होता है, इसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं फॉर द एजुकेशनल असेसमेंट। मतलब वो सारे इवैल्यूएशन सिस्टम जिसमें हम कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं, उनके थ्रू हम असेसमेंट कर रहे हैं, उनको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम। ना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम में मैंने बहुत सारे
टेक्निक्स बताई है कि क्या क्या इनोवेशन की टेक्निक्स है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें आपका क्वेश्चन आएगा कि एक कोई भी टेक्निक वो ले लेंगे और उसमें आपको पूछेंगे कि इस टेक्निक में बेसिकली होता क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो सारी टेक्निक्स मैंने मेंशन की है, ये मैंने जो बेसिक वीडियो है, जो प्राइमरी वीडियो है, उसमें इन सारी टेक्निक्स को डिटेल में बताया है। तो आई होप कि आप वो वीडियो देख लोगे, क्योंकि अगेन ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो वीडियो मिस मत करिएगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम करके आप सर्च कर सकते हैं चैनल पे, या उसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगेन आपको रिकॉल करा दे रही हूँ, वो स्टूडेंट जिन्होंने वीडियो देखी है उनको इससे रिकॉल हो जाएगा कि कितने आपके इनोवेशन टेक्निक्स हैं। पहला आपका आता है आउटकम असेसमेंट, जिसमें हम प्राइमरी ट्रेट एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बाय स्टूडेंट्स है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, बट ये जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो स्टूडेंट खुद ही करते हैं अपनी इवैल्यूएशन के लिए। ओके, ये इसमें इनोवेटिवनेस है। डायरेक्ट क्वेश्चनिंग ऑफ स्टूडेंट, जिसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हो स्टूडेंट से। मिनट पेपर्स होते हैं एंड जस्ट इन टाइम टीचिंग होती है, ये भी एक टेक्निक्स है जिसमें हम स्टूडेंट से डायरेक्टली, मतलब जब हम पढ़ा रहे होते हैं उसी टाइम पे हम टीचर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको नोट्स भेजते हैं और उसके साथ साथ उनको बोलते हैं कि आप मिनट्स लिखो अपने इतने टाइम तक क्या पढ़ा, आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई। देन आपके स्टूडेंट टीम्स होती हैं, स्टूडेंट टीम्स आपस में बनती हैं और वो एक दूसरे का इवैल्यूएशन करती हैं, उनको हम ग्रुप असाइन करते हैं एंड टीम्स में उनको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपको आता है स्टूडेंट्स कोर्स नोट। इसमें क्या करते हैं हम कि स्टूडेंट ने जो कोर्स नोट बनाए होते हैं, मतलब जो नोट्स बनाए होते हैं हमारे लेक्चर पे बेस्ड, हम वो नोट्स ले लेते हैं उनसे और उसमें चेक करते हैं कि क्या जितना मैंने पढ़ाया है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने कवर किए हैं या नहीं कवर किए हैं। उसके बाद आपका आता है चेन नोट्स। चेन नोट्स में हम क्या करते हैं कि हम एक लिस्ट पकड़ा देते हैं मतलब स्टूडेंट्स को और उनको पूरे क्लास में सर्कुलेट करते हैं उस शीट को, और उसमें लिखा होता है कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने पढ़े या नहीं पढ़े। नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट स्टडी ग्रुप्स। इसमें स्टूडेंट ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं और आपस में ग्रुप्स में स्टडी करते हैं। हम एक पर्सन को, मतलब हर एक ग्रुप से एक स्टूडेंट को बुलाकर और उनको इवैल्यूएट करते हैं, उसके बेसिस पर हमें पता चल जाता है कि बाकी पूरा ग्रुप कैसा परफॉर्म करेगा। देन आपका इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होता है जो कि आउट ऑफ द क्लास होता है। उसमें आप स्टूडेंट्स को बुला लेते हो और आप उनसे बात करते हो, बात करते करते आप उनसे पूछते हो कि प्रॉपरली उनको लर्निंग समझ में आ रही है, या उनको इवैल्यूएट करते हो इनफॉर्मल वे में। एंड वो इनडायरेक्ट तरीके से भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हो। देन आपके इंडेक्स कार्ड्स होते हैं, आउटसाइड इवैल्यूएटर्स बुलाते हैं हम। देन आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी होते हैं जो कि ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट्स के हो सकते हैं या फिर कॉलेज फैकल्टीज भी इसको ले सकते हैं। और लास्ट आपका आता है सेल्फ इवैल्यूएशन, जिसमें स्टूडेंट खुद से अपने आप को इवैल्यूएट करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिफरेंट जो मेथड्स है, जैसे मान लीजिए इंडेक्स कार्ड है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडेक्स कार्ड में बेसिकली हम करते क्या है। या आपका आ गया स्टूडेंट टीम की, स्टूडेंट टीम्स में बेसिकली आपके क्या मतलब क्या होता है स्टूडेंट टीम्स। तो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जितने इनोवेटिव इवैल्यूएशन सिस्टम है जो इस वक्त डिफरेंट कंट्रीज़ में चल रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो सारे मैंने यहाँ पे किए हैं कंपाइल। तो आप कोशिश करिएगा कि वो वीडियो आप मिस मत करिए और वो वीडियो आप देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट आपका मोडियस पॉइंट आता है, एप्लीकेशन आर्टिकल आता है एंड स्टूडेंट जनरेट टेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये भी आपके इनोवेटिव मेथड्स हैं। तो ये बहुत सारे इनोवेटिव मेथड्स हैं जो कि आपको बेसिक उनके बारे में आपको पता होना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि उसमें बेसिकली हम करते क्या हैं। ओके, तो अब आपका ये यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। अब हम करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है स्वयं स्टैंड्स फॉर। स्वयं का क्या फुल फॉर्म है ये आपको बताना है। तो अब आप क्या करिए, आप वीडियो पॉज कर लीजिए और जल्दी से आंसर कीजिए। मैं पहले आपको आंसर बता दे रही हूँ। आंसर करने के लिए आप वीडियो पॉज करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आंसर बताने में। ओके, तो राइट आंसर है आपका सी, दैट इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, जो कि आपका स्वयं का फुल फॉर्म है। बाकी ऑप्शंस में आप अगर देखेंगे तो मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेंज किया है, अलर्ट डाल दिया है, यहाँ पे अचीव डाल दिया है। तो इस तरीके से आपको चेंजेस मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, फिर आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। क्या 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है एजुकेशन पॉलिसी के? अगेन आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो राइट आंसर है आपका सी, दैट इज एक्सेस, क्वालिटी एंड क्वालिटी, इक्विटी, एसेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिए। अगेन मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं ऑप्शंस में ताकि आपको कंफ्यूजन हो और आपको राइट आंसर ना पता चल पाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेगुलेशन क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज थ्रू स्वयं शैल बी कॉल्ड एज। तो जो रेगुलेशन है, जो एक्ट के थ्रू हम रेगुलेट कर रहे हैं, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम जल्दी से बताइए क्या है। ऑप्शन राइट आंसर है आपका बी, द AICTE
ई रेगुलेशन 2016। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, दैट इज ई आचार्य इज अनदर नेम फॉर, ई आचार्य का नाम क्या है? तो बेसिकली या ई आचार्य किसका नेम है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर है इसका डी, दैट इज नेशनल इंटीग्रेटेड पोर्टल, दैट इज एनआईपी। ये भी आपके स्वयं एंड स्वयं प्रभा से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका OERS रिफर्स टू, OERS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, तो जल्दी से आंसर करिए। राइट आंसर है आपका जी, दैट इज ओपन सोर्स एजुकेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चॉक द टॉक इज नेम ऑफ विच टीचिंग सिस्टम? तो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि चॉक द टॉक कौन सा टीचिंग सिस्टम का नाम है? तो ये बेसिकली आपका ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इवैल्यूएशन कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड, वो इवैल्यूएशन जो कि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बीच में या ड्यूरिंग करते हैं, उसके साथ साथ करते हैं, वैसे इवैल्यूएशन को हम क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज फॉर्मेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट असेसमेंट टेक्निक्स टू रिड्यूस स्ट्रेस, किस तरीके से हम असेसमेंट या इवैल्यूएशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं, कौन सी, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स में स्ट्रेस रिड्यूस हो? तो राइट आंसर है आपका सी, दैट इज ओपन बुक टेस्ट। ओपन बुक टेस्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स का रिड्यूस कर सकते हैं स्ट्रेस। और बेसिकली इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट को अलाउड होता है कि वो बुक्स लेकर आ सकते हैं और उनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं और उनको जल्दी से डिफरेंट बुक्स में से क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होता है। तो इस तरीके से इसको हम ओपन बुक टेस्ट बोलते हैं। तो स्पेशली ये आपके क्लासेस में टेस्ट होते हैं और ये आपके जो मिड टर्म टेस्ट होते हैं उनकी जगह पे इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं ओपन बुक टेस्ट की तरह। नेक्स्ट है आपका 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या फीचर होता है इनमें से, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस पढ़ लीजिए और उसके बाद आप आराम से आंसर कीजिए। तो राइट आंसर है इसका डी, दैट इज इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर समेटिव एग्जाम। तो मैंने आपको बताया कि फॉर्मेटिव क्या होता है, वो चलता रहता है, ड्यूरिंग द कोर्स होता है और इसका पर्पस होता है कि वो समेटिव एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करें ताकि वो फाइनल एग्जाम्स के लिए, जो अब उनका लास्ट एग्जाम होगा, उसके लिए वो कंप्लीटली प्रिपेयर हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द समेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड, समेटिव इवैल्यूएशन आपका कब होता है? तो आई होप ये आप आंसर आप तुरंत कर दोगे। तो राइट आंसर है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि समेटिव इवैल्यूएशन आपका जो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम करते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, डे 2 की वीडियो थी। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा टॉपिक जो मैंने कवर किया। कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जो बेसिक वीडियोस है अगर आपको देखनी हो तो उसका लिंक मैंने कमेंट में दे दिया है, कमेंट में जाइए, वहाँ पे मैंने कमेंट किया है, वहाँ पे जाकर आप लिंक में वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।